गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी फिफ्थ जो यूनिट है अधिगम के लिए आकलन में सुधार उसको शुरू करेंगे। इसमें हम अधिगम के लिए आकलन में ऐसे क्या क्या सुधार है जो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक माने गए हैं, इसको हम करेंगे। जैसे अधिगम व्यवस्था को उच्च तथा स्थायी बनाने के लिए तथा अधिगम व्यवस्था को उच्च तथा स्थायी बनाने के लिए अधिगम को तथा स्थायी बनाने के लिए अधिगम को छात्रों के अनुरूप बनाने के लिए आकलन में सुधार करना आवश्यक है। बनाने के लिए आकलन में सुधार करना आवश्यक है। यानी कहा है कि अधिगम व्यवस्था को उच्च इसके विद्यार्थियों की अधिगम व्यवस्था को उच्च तथा स्थायी बनाने के लिए अधिगम को छात्रों के अनुरूप बनाने के लिए आकलन में सुधार करना आवश्यक है। क्योंकि जब तक विद्यार्थियों के लिए जो उनकी अधिगम व्यवस्था है वह अधिगम व्यवस्था उनके अनुरूप नहीं होगी, तब तक हम जो उनसे आशा करते हैं कि उनमें क्या क्या सुधार होने चाहिए, क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, तब तक वह सुधार तथा परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देंगे। इसलिए अधिगम उनके अधिगम में जो सुधार हमको करना है, उस सुधार के लिए उनके अनुरूप ही आकलन की जो व्यवस्था है वह आकलन की व्यवस्था होगी। तभी हम विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को उच्च तथा स्थायी बना सकते हैं। इसके लिए आकलन की जो प्रक्रिया है किसी भी रूप में संपन्न हो, उसकी जो पारदर्शिता निष्पक्षता एवं स्पष्टता अधिगम स्तर को प्रभावित करती है। अतः विद्वानों का मानना है कि अधिगम के लिए आकलन में सुधार होना आवश्यक है। जब तक आकलन में सुधार नहीं होगा तब तक जो विद्यार्थियों की अधिगम जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया को, आकलन की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से संपन्न करने के लिए उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए तथा स्पष्ट अधिगम स्तर को प्रभावित
यानी कहने का मतलब है अधिगम के लिए आकलन में सुधार होना आवश्यक है। यदि विद्यार्थियों का अधिगम स्तर उच्च बनाना है तो उस अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए आकलन में जो आकलन की जो प्रक्रिया है उस आकलन की प्रक्रिया में सुधार करना आवश्यक है। अब आकलन को प्रभावित आकलन के प्रचलित अभ्यासों का समीक्षात्मक विश्लेषण यदि वर्तमान समय की जो आकलन की जो प्रक्रिया है, वर्तमान समय की आकलन की प्रक्रिया पर यदि विचार किया जाए तो उससे यह स्पष्ट होता है कि आकलन की जो प्रक्रिया है, आकलन की प्रक्रिया में प्राचीन परंपराओं का समावेश हो रहा है। यानी जो विभिन्न प्रकार की जो आकलन से संबंधित जो प्रक्रिया है, जो विधियां है, उन विधियों द्वारा आकलन की प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है, जिससे यह साबित होता है कि वर्तमान समय में भी अभी तक जो आकलन की जो प्रक्रिया काम में ली जा रही है वह प्राचीन परंपराओं से संबंधित है तथा प्राचीन परंपराएं भी उसमें सम्मिलित तथा समावेश की गई है। जैसे अभी जो परीक्षाएं वगैरह होती है वही मौखिक आधार पर, लिखित आधार पर, इस तरह की परीक्षा जो चलती है, तो इसलिए कहा है कि आकलन की जो प्रक्रिया है वह प्राचीन परंपराओं का समावेशन लिए हुए है तथा विभिन्न प्रकार की जो विधियां है उनके द्वारा इसको संपन्न कराया जा रहा है। अब जो सीबीएसई जो चल रहा है, पैटर्न चला रहा है, सीबीएसई द्वारा अपने विद्यालय में जो आकलन की जो प्रक्रिया को सीपीजी के माध्यम से इसको पूर्ण कराया जा रहा है और इसमें व्यापक जो पक्ष है, इससे संबंधित व्यापक पक्ष या उन व्यापक पक्षों को लेकर परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। वर्तमान समय में और यूपी बोर्ड में अब भी जो वार्षिक परीक्षाएं है वह वार्षिक परीक्षाओं के आधार पर जब उनकी परीक्षाएं ली जाती है तो उसके आधार पर उनको प्रतिशत देकर, वार्षिक परीक्षाओं के आधार पर उनको
परीक्षा की भारतीय विद्यालय में जो आकलन की या परीक्षा की जो परंपरागत विद्या है, आकलन की परंपरागत विद्या की प्रचलन में देखी जाती है। अब इन विधियों द्वारा जब विद्यार्थियों के आकलन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उससे ये माना गया है कि इन पक्षों के द्वारा विद्यार्थियों का पूर्ण रूप से आकलन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो आकलन है वह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को नहीं दर्शाता है। इसलिए और इनके द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास इसके द्वारा संभव नहीं हो सकता। इससे जो छात्रों के अधिगम स्तर में किसी प्रकार का, यानी इसके माध्यम से छात्रों का जो अधिगम स्तर है, उस छात्रों के अधिगम स्तर को हम किसी भी प्रकार से उनके स्तर को नहीं सुधार सकते हैं। अतः वर्तमान समय में जो प्रचलित अभ्यास प्रक्रिया, विद्यार्थियों को अभ्यास के माध्यम से सिखाया जाता है, उस अभ्यास प्रक्रिया को एक ऐसा आधार प्रदान करना चाहिए कि जो विद्यार्थियों की जो आकलन की जो प्रक्रिया है वह उनकी उस व्यवस्था की सरल तथा स्वाभाविक रूप प्रदान किया जा सके। और वर्तमान समय में जो आकलन की जो प्रचलित अभ्यास प्रक्रिया है, उस अभ्यास प्रक्रिया की समीक्षा को समझ सके। यानी विद्यार्थियों का वर्तमान समय में इस प्रकार से आकलन की जो गतिविधियां है, उन गतिविधियों को आयोजित किया जाना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। तथा जब विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है, तो उस विद्यार्थियों के आकलन के माध्यम से जो है उनका जो सर्वांगीण विकास सामने आ सके। इसलिए ये जो अभ्यास की जो प्रक्रिया है, इस अभ्यास की प्रक्रिया में कई ऐसे आकलन की व्यवस्था को सरल तथा स्वाभाविक बना कर ऐसी व्यवस्था कर सके जिससे विद्यार्थियों का आकलन सही रूप में किया जा सके। अब है आकलन उद्देश्यों का समीक्षात्मक विश्लेषण। आकलन उद्देश्यों का समीक्षात्मक विश्लेषण। आकलन के जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों का समीक्षात्मक विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले वर्तमान समय में आकलन के जो प्रचलित
उद्देश्यों की समीक्षा करना आवश्यक है। यानी उद्देश्यों के विश्लेषण के लिए आकलन की समीक्षा करना सर्वप्रथम आवश्यक है। इसमें जैसे सबसे पहले हम समीक्षा इस प्रकार कर सकते हैं, इसकी विश्लेषण आकलन की जो प्रक्रिया हो, जब विद्यार्थियों का आकलन किया जाता हो तो वह प्रक्रिया छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन करना। यानी सबसे पहले आकलन की जो प्रक्रिया है, इस आकलन की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों का जो पूर्व का ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान को लेते हुए उसका आकलन करना। इसके लिए हम उसके माता पिता से, उसके आस पड़ोस से या फिर अन्य किसी प्रकार से बातचीत करके जो बालक की स्थिति है, उस स्थिति का हम पता लगा सकते हैं कि बालक की क्या स्थिति है। तो यानी जब हम आकलन की प्रक्रिया अपनाते हैं तो उस समय विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन करना आवश्यक है। इसके आधार पर हम उसके साथ नवीन ज्ञान को जोड़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा है छात्रों की वर्तमान योग्यताओं के बारे में आकलन कर्ता को पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। दूसरा जो इसका पॉइंट है वह है वर्तमान योग्यताओं के बारे में। यानी छात्र की जो वर्तमान योग्यताएं है, उन वर्तमान योग्यताओं के बारे में जो आकलन कर रहा है उसको पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है तथा जानकर उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसी के आधार पर वर्तमान योग्यता एवं प्रतिभा के आधार पर ही जो है आकलन करता उस विद्यार्थी का आकलन कर सकता है कि वर्तमान में उसमें कितनी योग्यता है, कितनी योग्यता हासिल कर ली है और उसको कितना करवाना है। इस आधार पर तो उसी आधार पर जब हम उसकी योग्यता के बारे में, वर्तमान योग्यता के बारे में पता लगाएंगे, तभी उसके लिए जो है अधिगम की जो प्रक्रिया है, उस अधिगम की प्रक्रिया को निर्धारित कर सकेंगे। क्योंकि जब तक बालक की स्थिति के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक हम आगे उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए वर्तमान की जो योग्यता स्थिति है, उसके बारे में आकलनकर्ता को पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। उसके बाद तीसरा है छात्रों को किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसकी समीक्षा भी आकलनकर्ता को पहले से ही कर लेनी चाहिए। यानी जिस छात्रों का यदि हम आकलन कर रहे हैं तो आकलन करते समय इस बात का अवश्य ध्यान होना चाहिए कि उनको किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिससे कि उनके आधार पर विद्यार्थियों की जो आकलन व्यवस्था
उसके बाद है आकलन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह छात्रों की योग्यताओं का उपलब्धि के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करना यानी छात्रों की योग्यताओं का उपलब्धि स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करना, जिससे छात्र अपनी जो योग्यता है उस योग्यता को उस स्तर पर ले जा सके या उस स्तर तक उनकी योग्यता में वृद्धि हो सके, जिसके कि उसके पास क्षमता है, जितनी उसके पास यानी सीखने की जो क्षमता है, अधिगम की जो क्षमता है, उस अधिगम की क्षमता के अंतर्गत विद्यार्थी में कितनी योग्यता है, कितनी एबिलिटी है, कितना उसको सीख सकता है, उसके आधार पर उसका जो उपलब्धि स्तर है उस स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि करना आवश्यक है। और यह कार्य हम आकलन के आधार पर कर सकते हैं कि विद्यार्थी में सीखने की कितनी क्षमता है, उस आधार पर उसमें वृद्धि करना। उसके बाद है आकलन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह छात्रों की शैक्षिक प्रगति एवं अधिगम स्तर की प्रगति होनी चाहिए, की प्रगति यानी आकलन का प्रमुख उद्देश्य यह है कि छात्रों की जो शैक्षिक प्रगति और अधिगम, उनका जो अधिगम स्तर है उस अधिगम स्तर की प्रगति होनी चाहिए। बालक की शैक्षिक स्थिति क्या है तथा उसके सीखने का स्तर क्या है, यह आकलन का प्रमुख उद्देश्य होता है कि बालक ने कितना सीखा है। उसके बाद है जो विद्यार्थियों में कौशल के सीखने का आकलन, यानी छात्रों के अधिगम स्तर है कौशल को सीखने का, कौशल को सीखने की स्थिति का आकलन होना चाहिए, जिसमें उनके प्रदर्शन का
से आकलित कर सकते हैं। यानी छात्रों का जो अधिगम स्तर है तथा जो कौशल के सीखने का जो आकलन है, जिसमें विद्यार्थी उनका प्रदर्शन का विविध संदर्भों में आकलन कर सकते हैं। यानी किन कौशलों को आकलन के माध्यम से उन्होंने ऐसे कौन कौन से कौशल प्राप्त किए हैं, जिसके आधार पर विद्यार्थियों जो आकलन स्तर है, अधिगम स्तर है, उसमें वृद्धि हुई है। फिर जो लास्ट बात आती है, आकलन का प्रमुख उद्देश्य ये होता है छात्रों में नवीन ज्ञान, नवीन कौशलों का विकास, कौशलों का विकास। यानी आकलन के माध्यम से जो है विद्यार्थी के जो नवीन कौशल है, उन नवीन कौशलों का विकास करना, नवीन एवं आधुनिक, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का संचालन करना, का संचालन करना तथा संगठित रूप से कार्य करने की योग्यता का विकास होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो नवीन कौशल है, आकलन के माध्यम से नवीन कौशलों का विकास करना होता है। नवीन तथा आधुनिक उपकरण जो वर्तमान समय में चल रहे हैं, नए नए उपकरण और आधुनिक उपकरण वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उनका संचालन करना तथा संगठित रूप से कार्य करना होता है। अब है आज का आपका गृह कार्य। आकलन के प्रचलित अभ्यासों का समीक्षात्मक विश्लेषण करते हुए इसके उद्देश्यों को बताइए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है, उससे बचाव हेतु कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिसको करके हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहे,